चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2 ऑफ अवर रिवीजन सीरीज। ध्यान से मेरी बात सुने बेटा। जो जो स्टूडेंट्स पेड होंगे इसमें, आपके ऊपर बेटा उनको ही ऐड किया जाएगा, बिकॉज इसका सेपरेट फोल्डर बनना है। और इसी सेपरेट फोल्डर से रिलेटेड मेरे को बात करनी है अयान से, प्रीति से और अपना पंडिता जी से। ठीक है बेटा? चलिए आइए बेटा। देखिए जरा बच्चे, यहाँ पे कल हमने एक क्वेश्चन खत्म किया था बेटा, फिफ्थ वाला, जिसको हमने डब्ल्यू और एसएलएम दोनों मेथड से किया था कल। इज दैट क्लियर? और जो भी स्टूडेंट्स अनपेड हैं, प्लीज बेटा कल तक उसको क्लियर करें, बिकॉज मैं एमसीक्यू की क्लासेस जो है, एमसीक्यूज इसके विदाउट आपको पेमेंट में नहीं कवर अप करवाऊंगा। प्लीज आइए। आज एक क्लास है, कल एक क्लास होगी इसकी। कल हमारा ये सारा वाइंड अप हो जाएगा और एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे बेटा आपके थर्सडे से। वो एक ही दिन में शुरू होके खत्म हो जाए, 20 एमसीक्यूज हैं इसके। चलिए आइए बेटा। बच्चे बनाए जरा मेरे साथ एक चार्ट। कितने पॉइंट्स हुए थे बेटा कल हमारे? हाउ मेनी पॉइंट? 5 हुए थे, 8 हुए थे, 9th पॉइंट पे आए। अखिलेश जी, 6 7 8 गायब। आइए बेटा 9th पॉइंट पे। 8 हुए थे। आइए बेटा 9th पॉइंट देखिए जरा, लिखो बच्चे यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट। ठीक है। कोई बच्चा है जो अभी अपने साथ कैश कैरी कर रहा है फीस पेमेंट के लिए? हर्षित ने तो दे दी। चलो ठीक है। आइए बेटा। बेटा एक तरफ लिखे ओपनिंग स्टॉक और एक तरफ लिखे क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? एक तरफ ओपनिंग स्टॉक और दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये दोनों एसेट्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्या होते हैं? एसेट्स। लेकिन इस एडजस्टमेंट के लिए बेटा आप इसको कंसिडर करेंगे एक्सपेंस। सर क्यों? आप एक्सपेंस क्यों मान रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट साइड आता है और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। बेटा मेरी बात सुनिएगा, किसी के आगे बोल मत दीजिएगा कि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है। ये सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए। ये अगर आप इसको एक्सपेंस और इनकम मानोगे ना, आपकी एडजस्टमेंट बहुत ईजी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ये आपकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आफ्टर योर कल वाली जो एडजस्टमेंट हमने रेवेन्यू कैपिटल वाली करी थी बेटा। ठीक है, जरा देखिए बच्चे अब यहाँ। अब बेसिकली एडजस्टमेंट क्या है बेटा? ये ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं बेटा? अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कंसिडर करते हैं। मतलब मिस्टेकनली दे हेल्ड ओपनिंग स्टॉक एज अंडर वैल्यूड and mistakenly they held opening stock as overvalued. Same goes for closing stock, undervalued, overvalued. आपके फंक्शंस हो गए अच्छे से? कंप्लीट हो गए? अभी क्या रहता है? अभी मैरिज सेरेमनी रहती है? कब है? संडे को रिसेप्शन है आपके? चलो, वो तो लड़के वालों की साइड का फंक्शन हो गया ना। या आपके साइड के जो फंक्शन सारे हो गए ना, वो तो कंप्लीट, मैरिज सेरेमनी दैट हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है। आइए बेटा। देखिए बच्चे, अब चलिए मेरे साथ। सर ओपनिंग स्टॉक को हम क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे? एक्सपेंस। मतलब सर अगर ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, मतलब कम कर दिया, क्या ना इसे एक्सपेंस को कम कर दिया? सब बच्चे एग्री करते हैं? और बेटा अगर एक्सपेंस को कम कर दिया, तो सर इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को आपने गलती से क्या कर दिया बेटा? आपने ओवर वैल्यूड कर दिया। क्या कर दिया गलती से? प्रॉफिट को ओवर वैल्यूड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखिए। सर ओपनिंग स्टॉक को कम कर दिया, किसको कम कर दिया? एक्सपेंस। और एक्सपेंस को कम कर दिया तो किसको ज्यादा दिखा दिया बेटा? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अब सर प्रॉफिट को आपने ज्यादा दिखा दिया, क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? क्या करोगे बेटा? सब्ट्रैक्ट करोगे ना प्रॉफिट को एट पार लाने के लिए।
इज दैट क्लियर? तो सर अगर क्वेश्चन के अंदर होगा ना कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? माइनस। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? क्लियर है सब बच्चों को कि नहीं है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, दोबारा से देखो इधर। सर आपने पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, फिर एक ही बारी लिखिएगा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। बेटा आपने एक्सपेंस को क्या, ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया? ज्यादा दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो किसको ज्यादा दिखा दिया? एक्सपेंस को। एक्सपेंस को ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट को क्या कर दिया बेटा? अंडर वैल्यूड। अब प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? प्लस। आगे देखिए जरा, आगे देखिए, क्लोजिंग स्टॉक क्या माना बेटा आपने? इनकम। क्लोजिंग स्टॉक को आपने कम दिखा, अंडर वैल्यूड कर दिया, मतलब आपने क्या करा बेटा? इनकम को अंडर वैल्यू कर दिया। इनकम को अंडर वैल्यू किया बेटा आपने, तो आपने प्रॉफिट को क्या कर दिया बेटा? उसको भी अंडर वैल्यू कर दिया। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है और इनकम का। प्रॉफिट को कम कर दिया तो अब ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा? प्लस। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर अब आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया? ज्यादा दिखा दिया गलती से, मिस्टेकनली। तो इनकम को भी आपने क्या कर दिया बेटा? ओवर वैल्यूड। इनकम को आपने ज्यादा दिखा दिया तो बेटा प्रॉफिट को आपने क्या कर दिया? प्रॉफिट को क्या कर दिया? गलती से ज्यादा दिखा दिया बेटा। कम करने के लिए क्या करोगे? माइनस। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बच्चे, इसको लिखो, बना लीजिए बेटा जल्दी। कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना बेटा, मैं उनको अननेसेसरी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए 12th वाले ग्रुप में अब आपके मैसेजेस नहीं आएंगे बेटा मेरे। वो वाले मैसेजेस मैं ड्रॉप करूंगा 12th वाले बैच में, तब मैसेजेस ड्रॉप करूंगा जब हमने आगे का सिलेबस करना है। दैट इज ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, बट अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे को आप बच्चों का ऑफ आ रहा है। ठीक है, वो एक मेला भी है, चिड़ी का मेला भी है और गुरपूरब भी है, फ्राइडे को ही है ना। ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास है आपकी। हाँ। सैटरडे को, सैटरडे को आई विल बी टेकिंग सीएफएस, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संडे को भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लेंगे। संडे को वो खत्म हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। सैटरडे को ही मैं उसका मेजर पोर्शन खत्म कर दूंगा। उसके बाद एक दो चैप्टर्स हो रहे हैं, तो फिर संडे को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लेंगे। फ्राइडे को ऑफ है आप बच्चों को। निर्जरा, ये आपका स्केड्यूल नहीं है, आपका जो एज इट इज टीटीएस में चलता है आपका वैसे ही है, ठीक है। चलो, क्लियर है बेटा सबको? ये लिख लिया सब बच्चों ने? नोटेड? चलो आगे, नेक्स्ट देखो बेटा। एक सेकंड बेटा, मैं ना जरा फोन में क्वेश्चन ओपन कर लूं। चलिए बेटा, देखिए जरा बच्चे, आई होप ये शीट सबको विजिबल है ऑनलाइन। चलिए देखिए जरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो एडजस्टमेंट आई हुई है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड क्लोजिंग 31 स्टॉक। मार्च। जी जी बेटा, टर्न इट सर ऑफ। मैं 2 मिनट की लीव कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बच्चे। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 बेटा। ये कौन सा साल हुआ? इसकी स्टार्टिंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल पिछले साल में जाके, फिर 31 मार्च 13। कौन सा साल हो गया बेटा ये? 12 13। बेटा कह रहा है 12 13 में ना क्लोजिंग स्टॉक को गलती से क्या कर दिया? ज्यादा। क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा मतलब इनकम को ज्यादा, इनकम को ज्यादा तो प्रॉफिट को ज्यादा। जो प्रॉफिट गलती से ज्यादा दिखाया उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे बेटा? माइन। अब सुनिए बच्चे, जरा चेक करो, जरा चेक करो बेटा। ये हो गया 12 13। अब आगे भी डेटा दिया हुआ है बेटा, जो पिछले साल का क्लोजिंग वो अगले साल का ओपनिंग बेटा। तो यहाँ पे आ गया 13 14, यानी कि 13 14 का पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया था आपने गलती से, तो ओपनिंग स्टॉक को भी क्या कर दिया आपने? ओवर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम। ठीक करने के लिए क्या करोगे बेटा? प्लस। अरे प्लस करेंगे।
ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम, इनडायरेक्ट रिलेशन। एक्सपेंस ज्यादा प्रॉफिट कम, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाएंगे बेटा। तो इसलिए बेटा एक बारी आप क्या करोगे, 12-13 में जाके क्लोजिंग स्टॉक को आप, क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट क्या थी, माइनस, और अगले साल 13-14 में जाके आप क्या करोगे बेटा, प्लस। तो बनाओ बेटा, लिखो यहाँ पे सोल्यूशन 7। कौन सा पॉइंट हो गया अब ये, 10वां, 10th पॉइंट हो गया ना बेटा। 9th पॉइंट चार्ट था, 10th पॉइंट में लिखो बेटा सोल्यूशन 1। लिखो बच्चे यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 12-13 का क्या कर दिया बेटा, ओवर वैल्यूड। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा, माइनस। फिर बेटा क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग ज्यादा दिखाया तो अगले साल का ओपनिंग आपने क्या कर दिया बेटा, ज्यादा दिखा दिया। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा, प्लस। लिख दो जल्दी। फिर जरा ये जल्दी लिखिए बेटा, इस तरीके से पॉइंट बनाइए। टुडे वी आर ऑन पॉइंट पॉइंट 10, सोल्यूशन 7। उसके दो पार्ट्स हैं बेटा। 12-13 का क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखाया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि आपने जो ओपनिंग स्टॉक होगा 13-14 में सबसे पहले बिक जाएगा। तभी आप परचेज, जो पुराने बिक्स हैं उनको बेचोगे ना सबसे पहले। लिख दिया ये सबने, नोटेड एवरीवन। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है। जरा डन, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को तो सिर्फ वो ओपनिंग स्टॉक तक रहता, क्लोजिंग तक तो जाता ही नहीं। मैंने बोला ना ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। बेटा अगर क्लोजिंग को ज्यादा दिखाया है ना, फिर क्लोजिंग के ऊपर अगर कोई इंपैक्ट डाला है, मतलब ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, फिर अगले साल के ओपनिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला है सिर्फ ओपनिंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, ध्यान से सुने बेटा, ये उल्टी भी ट्रीटमेंट आ सकती है। सर अगर ये बोलता, ध्यान से सारे बच्चे फोकस करें, इधर देखें, कहता कि सर द क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख देता ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, फॉर द ईयर। फिर फॉर द ईयर नहीं लिखता, फिर लिखता ऑन 1/4/2012 ओवर वैल्यूड बाय 4800। अगर ऐसे दे देता बेटा, ध्यान से सुनेंगे, क्या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, बोल देगा कि जी ओपनिंग स्टॉक मैंने 1/4/12 को ज्यादा दिखा दिया। तो सर अगर 1/4/12 को आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो ये कौन सा साल है, 12-13। तो इस साल का ओपनिंग ज्यादा, तो ये ओपनिंग आया किससे सर, पिछले साल के क्लोजिंग से। पिछले साल का क्लोजिंग भी आप जाके बढ़ाते हैं। एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हो, ऐसे भी सिचुएशन बना के दे सकते हैं। हाँ जी पापा। ओके ओके। मेरी बात समझ आई आप बच्चों को कि नहीं समझ आई। सर अगर इन्होंने लिखा होता ओपनिंग स्टॉक 12-13 का, अरे यार इस साल का जो ओपनिंग है वो पिछले साल का क्या है, क्लोजिंग है कि नहीं, और जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का क्या है, ओपनिंग, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर ये बोल दे कि जी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा या कम दिखा दिया, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा या कम दिखा दिया, केशवम जी। और सर इस साल का अगर आपने स्टार्टिंग डेट का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा या कम दिखा दिया, तो पिछले साल का क्लोजिंग क्या कर दिया आपने, ज्यादा या कम दिखा। इज दैट क्लियर, मतलब इन शॉर्ट, क्लोजिंग दे, अगर आपको क्लोजिंग पे बोल रहा है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तो अगले साल के ओपनिंग पे भी जाके उसको ठीक करेंगे। अगर बोल दे कि ओपनिंग को अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दिखा दिया, तो पिछले साल के क्लोजिंग को जाके ठीक करेंगे। इज दैट क्लियर, गॉट इट। माइनस, चलिए आगे बढ़ू बेटा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, ये ना आप बनाओ पॉइंट 1 और इसमें लिखो ए और बी, ऐसे लिखो बेटा। इसको बनाओ पॉइंट 1 और इसमें लिखो ए और बी। नेक्स्ट देखिए बेटा जरा पॉइंट 2। नेक्स्ट देखिए जरा पॉइंट 2 बेटा, ठीक है। आइए बच्चे पॉइंट 2 में ये क्या बोल रहा है, कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 9600। शगुन जी, व्हाट इज मैनेजमेंट कॉस्ट, इनकम है एक्सपेंस है, पहले तो ये बता दो बेटा जल्दी। सर एक्सपेंस। एक्सपेंस है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, सर नॉर्मल। नॉर्मल है ये। इज दैट क्लियर। तो बच्चे मैंने कल आप बच्चों को एक एसम्पशन सिखाई थी, मैंने आप बच्चों को एक एसम्पशन सिखाई थी कल,
कि सर अगर तो कोई नॉर्मल एक्सपेंस या इनकम है, अगर नॉर्मल आइटम है आपने ये मानना है कि अब तक प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हुआ, और अगर अब नॉर्मल आइटम है तो आपने ये मानना है कि वो प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या हो चुका है, एडजस्ट हो गया, अब हमें उसको एलिमिनेट करना है। तो बच्चे ये 9600 की क्या ट्रीटमेंट होगी आपके हिसाब से, व्हाट यूल डू, क्या करोगे बेटा? क्या हो गया सर जी बेटा? हमने अज्यूम तो तब कर लिया बेटा ना, आपकी फिर आगे आपकी कुछ वॉइस लिखा हो आपकी सिर्फ। वॉइस ब्रेक हो रही है निर्जरा, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी। तो मैं बाद में पूछती हूँ फिर यहाँ पे। एक सेकेंड, क्या हो गया? चल ही नहीं रहा। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड बेटा। चलिए, आइए बेटा, कैमरा ऑन करिए जल्दी। शगुन जल्दी कैमरा ऑन करिए। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट। बेटा ये मैनेजमेंट कॉस्ट है, इट्स है नॉर्मल एक्सपेंस, और नॉर्मल एक्सपेंस को हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट, सेकंड पॉइंट बनाइए बेटा। लिखो यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेंस, मैनेजमेंट एक्सपेंस के आगे लिखिए बेटा नॉर्मल एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस बेटा। पहले लिखिए जरा मैनेजमेंट एक्सपेंस, इसके आगे लिखिए बेटा इट्स ए नॉर्मल एक्सपेंस। नॉर्मल एक्सपेंस को क्या करोगे बेटा, एडजस्ट करोगे, एडजस्ट विद प्रॉफिट या अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा इसकी, माइनस। इज दैट क्लियर? सर बोला है ओमिट हुआ है, ओमिट नहीं हुआ है उसको छोड़िए। अगर आपको कोई नॉर्मल एक्सपेंस दिखता है बेटा, आपको उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बेटा? ठीक है, चलिए आइए बेटा। यार फिर प्रॉब्लम, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वायरस? कुछ और भी रह गया वो भी बोल ले बेटा। दस्तखत? चलो, ठीक हो गया। चलिए बना लिया बेटा सेकंड पॉइंट हम सब ने। आइए बेटा कल वाले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आइए बेटा थर्ड पॉइंट बनाइए। थर्ड में देखिए बेटा जरा, पहली वाली एडजस्टमेंट देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2014, कौन सा ईयर हुआ, 1340। वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा, मेजर प्लांट रिपेयर। मेजर क्या होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंस। इसको क्या बना दिया, केस सेकेंड। केस सेकेंड है बेटा, कैपिटल एक्सपेंस को क्या बना दिया, रेवेन्यू। याद करो बेटा क्या ट्रीटमेंट थी इसकी, कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू बना दिया, मतलब पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया आपने उसको। पी एंड एल अकाउंट से उसको हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वापस उस खर्चे को कहाँ दिखाएंगे सर, बैलेंस शीट में एज फिक्स्ड एसेट। अब उसके ऊपर क्या चार्ज होगी, डेप्रिस। तो एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो बेटा, क्या 13-14 आपका आखिरी साल है, नहीं सर, देर इज वन मोर ईयर दैट इज 14-15। यानी कि सर डेप्रिसिएशन आपकी 13-14 को भी लगेगी और 14-15 को भी। लेकिन सर ध्यान से देखिए जरा इस क्वेश्चन के अंदर, सर आपने एसेट परचेज ही कब किया है, 31 मार्च 2014।
सर आपने 13-14 के बिल्कुल एंडिंग में आके ये एसेट को परचेज किया बेटा, यानी कि सर 13-14 में ये एसेट आपने यूज ही नहीं कर पाए आप, तो डेप्रिसिएशन किस बात की? तो सर सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन लगेगी, और वो भी 14-15। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? समझ आता है कि नहीं समझ आता? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए आइए बनाइए मेरे साथ क्वेश्चन। आपने कैपिटल एक्सपेंस को गलती से क्या बना दिया, रेवेन्यू बना दिया, मतलब पी एंड एल अकाउंट में दिखा दिया। अब पी एंड एल अकाउंट से जैसे ही खर्चे को हटाओगे बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंस हो गया प्लस। और फिर अब आप उस खर्चे को फाइनली कहाँ दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में एज फिक्स एसेट, उसके ऊपर क्या चार्ज करोगे, तो डेप्रिसिएशन क्या करेगी, प्रॉफिट को गिरा देगी। ठीक है, चलिए बेटा बैठो बेटा। देखो बच्चे, आइए अब लिखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए बेटा हमारे। ये इसी का थर्ड पॉइंट, 10th का थर्ड पॉइंट है ना बेटा ये। चलिए लिखे बच्चे यहाँ पे सबसे पहले एक नोट, या ए पॉइंट बना लो बेटा इसका। कैपिटल एक्सपेंस हेल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, यानी कि कौन सा केस है बेटा, केस सेकंड है। तो बेटा क्या करोगे, एक्सपेंस ट्रीटमेंट लिख लो। एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस। चले आगे। तो ये क्या हो रहा है, आ बेटा, आ जा बेटा, चल हर्षित आ जा। दोबारा नहीं फिर मैं, चलो आओ बेटा। लिखो बच्चे सी पॉइंट, पहले लिखो बेटा, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर 13-14, because no depreciation in the year 13-14 because asset, fixed asset purchased on closing date in 13-14, in 13-14। ठीक है, नो क्लोजिंग डेट इन 13, ऑन क्लोजिंग डेट इन 13-14, क्लोजिंग, सॉरी बेटा, ऑन क्लोजिंग डेट दैट इज 31 मार्च 2014, ऐसे लिखो बेटा, 31 मार्च 2014। आगे बढ़ सकता हूँ बेटा, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर 13-14 बिकॉज फिक्स्ड एसेट परचेज ऑन क्लोजिंग डेट दैट इज 13 मार्च 2014, 31 मार्च। आइए लिखिए बेटा अब यहाँ पे, अब कौन सा ईयर है बच्चे हमारा, 14-15, आप दोनों ईयर्स लिखें, 13-14, 14-15। ये जो मेजर रिपेयर हुआ बेटा, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट लिख लीजिए। ये है यार आपका 12,000 का नहीं, 13-14 का प्रॉफिट है बेटा 40,000, और 14-15 का प्रॉफिट है बेटा 60,000। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले आप मेजर रिपेयर एक्सपेंस के और ऐड हो रहा है ना बेटा, ऊपर ट्रीटमेंट देखो, एक्सपेंस ऐड हो रहा है, डेप्रिसिएशन। तो बेटा यहाँ पे आ गया मेजर रिपेयर, 12,000 का 13-14 में ऐड करो। बट डेप्रिसिएशन बेटा आपकी 13-14 के लिए तो है नहीं, 14-15 के लिए है। मेथड बोल रहा है बेटा ये ना, क्या फर्क पड़ता है, आखिरी साल है ना वैसे भी। ठीक है, तो जब डेप्रिसिएशन पहली बारी लग रही है तो तब तो सीधा ओरिजिनल कॉस्ट यूज करोगे। तो लिखो बेटा 12,000 पूरे साल की, बिकॉज 13-14 में मेजर रिपेयर कब हुआ था, 31 मार्च 2014 को। तो 14-15 में पूरे साल के लिए हमारे पास एसेट अवेलेबल है बेटा, पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन आएगी बेटा।
इसकी डेप्रिसिएशन 12,000 का बेटा आपका हो गया 10%। बट ऑब्वियसली बच्चा डेप्रिसिएशन का रेट तो देंगे ही ना, WDV। ठीक है, हर्षित एक क्वेश्चन पूछ रहे सर, अगर मेथड नहीं बताएगा डेप्रिसिएशन का फिर क्या, कैसे अप्लाई करेगी डेप्रिसिएशन? आप assumption लोगे बेटा कि दैट कंपनी इज अप्लाइंग WDV मेथड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? WDV आप अप्लाई करते हो। आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो देखो यार। क्या बेटा? ब्रैकेट, अच्छा, ये लो। ठीक है, खुश? चलो बच्चे, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कल मैंने जो केस कराया था, आई थिंक वो मैंने कराया था रेवेन्यू एक्सपेंस मिस्टेकली हेल्ड एज कैपिटल। कल मैंने केस 1 भी करवा दिया था फिफ्थ में, और आज मैंने केस 2 भी करवा दिया आप बच्चों। इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए बेटा, नेक्स्ट देखिए बच्चे। अब ध्यान से मेरे साथ एक क्वेश्चन पे आप चलेंगे बेटा, बड़े आराम से ठंडे दिमाग से वो क्वेश्चन मेरे साथ आप पढ़ेंगे। मेरी एक स्टेटमेंट ना यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगी बेटा। ये क्वेश्चन है 9, चांसेस तो वैसे कम ही है, बट फिर भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आराम से 4 मार्क्स में बन सकता है ये। कह रहा है कैलकुलेशन, गुडविल कुछ भी कैलकुलेट नहीं करनी, सिर्फ कैलकुलेट करके दे दो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कैलकुलेट करके दे दो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। सर इसका मतलब क्या होता है? सर ऐसा प्रॉफिट जो कि आप फ्यूचर में भी कमा सकेंगे, जो कि फ्यूचर में भी आप कमा सकेंगे। जैसे मतलब सर मेरे केस में कौन सी प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी है सर? प्रॉफिट फ्रॉम द फीस, प्रॉफिट फ्रॉम द फीस, इसकी पॉसिबिलिटी है ना फ्यूचर में कमाने की भी, तो ऐसे प्रॉफिट को बोलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सर दूसरा एक प्रॉफिट हुआ कि हमारा कोई गुड्स जल गए और उससे हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया बेटा। क्या जो इंश्योरेंस क्लेम की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है अगले साल आने की? उसकी पॉसिबिलिटी अगले साल आने की नहीं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आती मेरी बात? तो बेटा ऐसा प्रॉफिट जो कि फ्यूचर में भी अराइज हो सकता है, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो 10 पॉइंट बना लिए हमने, आप बनाओ 11th पॉइंट। यस, एक तरीके से ये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल सही बोल रहा है यार। लिखो बेटा 11th पॉइंट, मीनिंग ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ऐसे आप हेडिंग दे दो, सिर्फ आप हेडिंग दे दो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। बेटा हरमन आपका ये काम है, जहां जहां जिस पेज पे खराब है बेटा प्रिंटिंग, आपने उस पेज को मार्क कर लेना है, लिखते जाना है आपने। मेरे को आप भेजते जाना व्हाट्सएप पे, ठीक है? ताकि मैं वो लिस्ट उनको भेज दूंगा, फिर वो ठीक करके दे देंगे। चलो आओ बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सॉरी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहला पॉइंट लिखो बेटा इसका मीनिंग। लिखो बेटा, प्रॉफिट विच हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ अराइजिंग इन फ्यूचर। Profit which has the possibility of arising in future is called as, it's called as future maintainable profits। ठीक है, full stop। Profit which has the possibility to arise in future is called as future maintainable profits, full stop। In other words, in other words, it can also be held as normal profit, it can also be held as normal profit। क्लियर है? ठीक है, क्लास में हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता मेरे को। करता हूँ बाद में बात। चलिए बेटा, आइए बच्चे जरा देखिए अब। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, एक टी लिमिटेड है और एक सी लिमिटेड है बेटा। क्या हो रहा है बच्चे, इन्होंने 3 साल क्या किया बेटा, ये 3 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है टी लिमिटेड का। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन। अब बच्चे टी लिमिटेड जो है दैट हैज बीन एक्वायर्ड बाय द सी लिमिटेड। टी लिमिटेड इज द सेलिंग कंपनी है, सी लिमिटेड इज द बाइंग कंपनी। तो सर कहना ही से कि जो टी लिमिटेड का बिजनेस है वो किसका बिजनेस हो गया? सी लिमिटेड का। तो ये जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं वो भी किसके माने जाएंगे बेटा? सी लिमिटेड। इज दैट क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट बनाइए बेटा। कितने पॉइंट्स हो गए थे? 10 हो गए थे, 11 हो गए थे?
12वां पॉइंट बनाइए सोल्यूशन 9। 12वां पॉइंट बनाइए बेटा सोल्यूशन 9। ठीक है बेटा। 12वें पॉइंट में देखो बेटा, सोल्यूशन 9 में अभी क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा बेटा। कह रहा है एक ना डायरेक्टर फीस थी 50,000 की, जो कि हर साल देनी पड़ती थी। किसको देनी पड़ती थी? टी लिमिटेड को। विल नॉट बी पेएबल बाय सी लिमिटेड, सी लिमिटेड को इस डायरेक्टर फीस को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अयान जी, होना नहीं है, तभी आगे बिठाता हूं आप लोगों को। चलो, टी लिमिटेड बेटा, ध्यान से समझिएगा फिर से। अब सारे प्रॉफिट्स, चाहे ये पास के प्रॉफिट्स हैं, बट सिंस बिजनेस हैज बीन एक्वायर्ड बाय द सी लिमिटेड, तो ये पास प्रॉफिट्स भी किसके हो गए? सी लिमिटेड। अब आपने टी लिमिटेड के व्यू पॉइंट से सोचना ही नहीं है, आपने सब कुछ किसके व्यू पॉइंट से सोचना है? सी लिमिटेड। और उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट को क्या करना है? एडजस्ट कर। कह रहा है एक हमारा खर्चा था जिसका नाम था डायरेक्टर फीस, जो कि टी लिमिटेड का खर्चा था। सी लिमिटेड बोल रही है हमें ऐसा खर्चा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्टर, बेसिकली डायरेक्टर फीस क्या होती है बेटा? आप बाहर की कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को बुलाते हो आपकी बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, जो कि आपको इनपुट्स देते हैं रिगार्डिंग योर बिजनेस। सी लिमिटेड बोल रही है हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें ये बाहर से किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे केस में ये 50,000 का खर्चा भी करने की जरूरत नहीं है। सी लिमिटेड बोलेगी इस खर्चे को हटाओ, जैसे ही खर्चे को हटाओगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। खर्चे की ट्रीटमेंट क्या है? प्लस। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया बेटा मेरे से, जरा 7th पॉइंट में देखिए, 7th क्वेश्चन में देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये बोल रहा है बेटा, कई बारी ये क्या करता है, यहाँ पे तो इसने लिखा हुआ है एनुअल चार्ज, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यानी कि बेटा मैनेजमेंट कॉस्ट जो है हर साल की कॉस्ट है, यानी कि बेटा ये जो 9600 नॉर्मल एक्सपेंस आप माइनस करोगे, वो आप माइनस करोगे हर साल से। समझ आया? लेकिन सर कई बारी क्या होता है बेटा, ये ईयर बोलता ही नहीं है, ये बताता ही नहीं है ईयर, ये बोलता है मैनेजमेंट कॉस्ट ₹9600 बस। तो इन दैट केस बेटा, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस है तो वो तो हर साल आएगा ही आएगा। फिर चाहे इसने आपको डेटा नहीं भी दिया होगा ना बेटा, आप हर साल से क्या करोगे? उसको माइनस करोगे, या हर साल की इनकम में उसका, अगर वो नॉर्मल इनकम का केस है तो हर साल के प्रॉफिट में आप उसको ऐड भी कर दोगे। समझ आती है बात कि नहीं आती? अगर ये नहीं बताएगा बेटा ये एवरी ईयर है या कौन से साल से ये रिलेट करता है, नहीं बताएगा, इट इज रिलेटिंग टू एवरी ईयर बिकॉज इट इज नॉर्मल इन नेचर। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो सी लिमिटेड क्या बोल रही है भाई, बिजनेस है मेरा, प्रॉफिट सारे हैं अब मेरे, तो सर जो मैं ये ग्रुप की एडजस्टमेंट करूंगी ना, ये मैं अपने हिसाब से करूंगी। समझ गए मेरी बात? सर टी लिमिटेड के केस में खर्चा था, बट सी लिमिटेड के केस में ये खर्चा नहीं है बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट जी हर्षित? तीनों सालों में हम इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि पर ईयर लिखा हुआ है ना बेटा यहाँ पे। तो लिखो बच्चे पहला पॉइंट, डायरेक्टर फीस विल बी एलिमिनेटेड। अच्छा रुको 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 रुको, लिखो पहला पॉइंट। नाउ द बिजनेस ऑफ, नाउ द बिजनेस ऑफ टी लिमिटेड बिकम्स द बिजनेस ऑफ सी लिमिटेड। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द बिजनेस ऑफ टी लिमिटेड बिकम्स द बिजनेस ऑफ सी लिमिटेड। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एज अ रिजल्ट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, एज अ रिजल्ट कॉमा, past profits are also of C Limited. As a result, past profits of 3 years are also of C Limited. Are also of C Limited. लो जी बेटा, क्लियर है? इज दैट क्लियर? लिखो बेटा। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टर फीस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ सी लिमिटेड। डायरेक्टर फीस इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ सी लिमिटेड, ये सी लिमिटेड का खर्चा नहीं है। फुल स्टॉप। सो विल एलिमिनेट दिस एक्सपेंस फ्रॉम प्रॉफिट। सो विल एलिमिनेट दिस एक्सपेंस फ्रॉम प्रॉफिट। क्या करेंगे हम इसको? एलिमिनेट कर देंगे बेटा। सो विल एलिमिनेट दिस एक्सपेंस फ्रॉम प्रॉफिट, फुल स्टॉप। ट्रीटमेंट विल बी प्लस। ट्रीटमेंट क्या होगी? जैसे एक्सपेंस हटेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा केशवन जी? बढ़ जाएगा। तो ट्रीटमेंट विल बी
प्लस। हो गया बेटा? क्लैरिटी है? ठीक है बच्चे। चलो आओ सेकंड पे। देखो जी, अब इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। ये देखो, कह रहा है टी लिमिटेड को ना रेंट देना पड़ रहा था हर महीने 10,000। हम महीने की कॉस्ट नहीं लेते, हमें पूरे साल की लेनी है। तो कितना हो गया बेटा? 1,20,000। क्लैरिटी है सब बच्चों को? तो यार अगर एक आपका कह रहा है टाटा लिमिट, ये टी लिमिटेड को ना रेंट देना पड़ रहा था कितने का? 1,20,000 का। सी लिमिटेड बोल रहा है कि हमारे पास अपने प्रेमिसेस है, विल नॉट बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ सी लिमिटेड एज द कंपनी हैज इट्स ओन प्रेमिस। कह रहा है हमारे पास अपनी खुद की बिल्डिंग है, हमें रेंट का खर्चा देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सी लिमिटेड के केस में रेंट का एक्सपेंस क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बनाओ बेटा सेकंड पॉइंट। लिखो बेटा, रेंट एक्सपेंस विल बी एलिमिनेटेड अगेन। अगेन रहने दो, रेंट एक्सपेंस विल बी एलिमिनेटेड। रेंट एक्सपेंस विल बी एलिमिनेटेड इन केस ऑफ सी लिमिटेड। रेंट एक्सपेंस विल बी एलिमिनेटेड इन केस ऑफ सी लिमिटेड। फुल स्टॉप। ट्रीटमेंट क्या है बेटा? प्लस। ट्रीटमेंट क्या है बेटा? प्लस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? चलूं आगे? आ जाओ बच्चे, अब जरा पहले ना फोर्थ वाला पॉइंट देखना है यार, फिर थर्ड पे वापस आते हैं। कह रहा है टाटा लिमिट टी लिमिटेड ना अपना कुछ काम आउटसोर्स करती है, जैसे मैं अपना काम आउटसोर्स करता हूँ, एडिटिंग वगैरह, पैम्फलेट, सारे काम हम आउटसोर्स करते हैं। और उसके लिए उसने एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कितने का? 1,24,000 का। कह रहा है सी लिमिटेड हैज इनफ सरप्लस स्टाफ टू मैनेज द सेम, हेंस सेविंग ऑफ दिस कॉस्ट। क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा? प्लस कर देंगे बच्चे। तो लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। लिखो, आउटसोर्स outsourced expense eliminate in case of C limited. Outsourced expense eliminate. Outsourced expense eliminated in case of C limited. Full stop. Treatment plus. Treatment plus in case of C limited. Outsourced expense eliminated in case of C limited. Is that clear? आज आना अपने क्लब के? नहीं आना? नहीं आना? अब नहीं आना अपने? कब से आना है? चलो, क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। तो आपने लिख दिया, ट्रीटमेंट लिख दी इसकी। अब ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छा पॉइंट है बेटा, इट्स ए वेरी गुड पॉइंट। कह रहा है टी लिमिटेड हैज नॉट ट्रांसफर्ड इट्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट टू सी लिमिटेड। बड़े ध्यान से सर, सिंपल सी बात है, आप बच्चों ने मेरे साथ पहला क्वेश्चन देखा था, याद करो पहला क्वेश्चन। ये रहा बेटा। सर पहले क्वेश्चन में, सर सी लिमिटेड ने शिवम का बिजनेस एक्वायर किया था कि नहीं किया था बेटा? तो बेटा सारे एसेट्स जो थे सी लिमिटेड के, वो किसके हो गए थे बेटा? सॉरी, शिवम के सारे एसेट्स किसके हो गए? सी लिमिटेड। सपोज करो बेटा एक एसेट इन्वेस्टमेंट भी है, बट शिवम बोल रहा है मैंने ये एसेट देना ही नहीं आपको, मैंने ये एसेट देना ही नहीं है आपको, मैं नहीं दूंगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर परचेज कंसिडरेशन डिसाइड की जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, हम अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, बट मैंने बोला कि भाई हम ये बिल्डिंग नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमें कल को ना कैपिटल एप्रिसिएशन होनी है इसकी बिल्डिंग की। तो ये बिल्डिंग जो है हम इस डील में साइन आउट, हम इस डील में बिजनेस, ये बिल्डिंग वाले एसेट को जो है कंसिडर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? सेम गोज हेयर। तो देखना बेटा, अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी इन्वेस्टमेंट सी लिमिटेड को नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक इंटरेस्ट मिल रहा था। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिल रहा था? एक इंटरेस्ट मिल रहा था। तो बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, आपने जब पी लिमिटेड ने जब ये पी एंड एल अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे आया ग्रॉस प्रॉफिट, सपोज करो 10 रुपए का, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट आया 1 रुपए का, इनकम है ना बेटा? क्या नेट प्रॉफिट में कितने का आया? 11 रुपए का। कैन आई से कि ये इंटरेस्ट इस प्रॉफिट के अंदर, ये इंटरेस्ट इस प्रॉफिट के अंदर जुड़ा हुआ है ना बेटा? सब बच्चे एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर? ये इंटरेस्ट इस प्रॉफिट के अंदर जुड़ा हुआ है बेटा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो बच्चे अब आप क्या करोगे? यार जब ये इन्वेस्टमेंट ही आपकी ट्रांसफर नहीं हुई, तो ये इंटरेस्ट भी आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज नॉट द इनकम फॉर सी लिमिट।
तो जब ये इनकम नहीं है आपकी, तो आपको इसको प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर ये ऐड हुआ है। टी लिमिटेड ने इसको ऐड किया था कि नहीं किया था? लेकिन अब क्योंकि बिजनेस सी लिमिटेड का हो चुका है और इन्वेस्टमेंट क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ होगा। इस दैट समझ आता है? बनाओ बेटा। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू सी लिमिटेड, has not been transferred to C Limited because it is arising, because it मतलब interest, because it is arising from an investment, because it is arising from an investment which T Limited is keeping with itself, which T Limited is keeping with itself, जो वो अपने पास ही रख रही है, which T Limited is keeping with itself। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? which T Limited is keeping with itself, full stop। फुल स्टॉप करेंगे बेटा, ठीक है। एज अ फुल स्टॉप, ट्रीटमेंट एलिमिनेट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी? मैंने लिखवाया था ऊपर एलिमिनेट। मैंने स्टार्टिंग लाइन कैसे स्टार्ट करी थी? हाँ, तो आप लिखें बेटा, ट्रीटमेंट एलिमिनेट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, एलिमिनेट इनकम, एलिमिनेट इंटरेस्ट, एलिमिनेट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, एलिमिनेट, ऐसे लिखो बेटा, ट्रीटमेंट एलिमिनेट, एलिमिनेट इंटरेस्ट इनकम from profit, that is minus, that is minus। Is that clear? Are we done? समझ आ गया बच्चे? ठीक है, चलो, पूरा क्वेश्चन समझ आया। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, बस 4 लाख में से हर साल आपको क्या करना है, 50,000 को ऐड करना है। 4 लाख में 5 50 में 6 40 में, फिर 1 20 को आपको हर साल ऐड करना है 4 लाख में, 5 50 में और 6 40 में, और फिर 1 24 को आपको ऐड बैक करना है हर साल के प्रॉफिट में से। लेकिन सर ये जो 9,000 का इंटरेस्ट है, ये आपका पूरे साल का है बेटा, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, ऐड ना करके हर साल में से क्या करोगे, माइनस करो। क्लैरिटी है सब बच्चों को कि नहीं है क्लैरिटी? क्योंकि बेटा फ्यूचर में अब आप ऐसा प्रॉफिट मेंटेन करोगे, इसमें डायरेक्टर का खर्चा नहीं होगा, रेंट का खर्चा नहीं होगा, इंटरेस्ट की इनकम नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, चलिए, आइए। कितने बजे क्लास है, 12th 11th वालों की? आज वो उसके चक्कर में लेट हो गया ना। 11th की क्लास कितने बजे है? 5:30 पे है। चलो, आप तब तक ऐसा करो, एक काम करो, मेरे साथ सुपर प्रॉफिट लिख लो बेटा। स्टार्ट हम इसको कल ही करेंगे। पॉइंट्स हो गए, 12 पॉइंट्स। ये 12 पॉइंट्स आपके कंप्लीटली डेडिकेटेड थे बेटा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज में आप, हाँ एवरेज में दोनों आ गया। वेटेड कह रहे हैं बच्चे की डिलीट हो गया सिलेबस से, दैट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है, वो पिछली बार भी डिलीट हो गया था। ठीक है बेटा, तो अब आप लिखो बच्चे, अब आप लिखो सुपर प्रॉफिट। ये हो गए पॉइंट्स, 12 12 पॉइंट हो गए एवरेज के। अब लिखो बेटा सुपर प्रॉफिट और उसका पहला पॉइंट लिखो। हेडिंग लिखना बेटा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मैथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मैथड। ये क्या लिखा हुआ है कैप पे अखिलेश की? अरे वाह, अखिलेश जी किसके लिए पहनी है बेटा ये? मेरे लिए पहनी है। चलो, आओ बच्चे, मैं पास करा सकता हूँ। मैं कौन होता हूँ बेटा पास कराने वाला? पास करा करने, आपको पास सिर्फ एक ही इंसान करवा सकता है, वो आप खुद है बेटा। और फेल भी आप ही, फेल भी आप ही करवा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, चलो, चलिए बेटा, लिखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, सुपर प्रॉफिट मेथड। हेडिंग होगी बेटा पहला पॉइंट, आइए बच्चे जरा, 1।
लिखें बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो जो लिख रहा हूँ वो आप बच्चे लिखेंगे बेटा। सुपर प्रॉफिट का मतलब है बेटा एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लिखिए बेटा हमारा प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट लिखें बेटा इंडस्ट्री प्रॉफिट या मार्केट प्रॉफिट। ठीक है, अब हम जितना सपोज करिए हम 10 कमा रहे हैं, मार्केट में सब 5 कमा रहे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 5 रुपए। ये जो एक्स्ट्रा हम कमा पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अवर गुडविल। इज दैट क्लियर? क्या बेटा? फिर किस बात का एक्स्ट्रा? वो तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया बेटा। कोई बात नहीं, आप बता देना, दे देना मेरे को। हाँ, वो एक्स्ट्रा लॉस का केस हो गया बेटा। चलो आओ बेटा, देखिए जरा यहाँ पे। अब बच्चे मेरे, अरे प्लीज लिसन टू मी, इधर देखिए। क्या बेटा एवरेज प्रॉफिट की हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है? एवरेज प्रॉफिट की सारी एडजस्टमेंट, वही सेम एडजस्टमेंट्स आपकी यहाँ पे भी रिपीट होंगी। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम्स, नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल इनकम्स, और कैपिटल को गलती से रेवेन्यू ले लिया, रेवेन्यू को गलती से कैपिटल ले लिया, कोई मैनेजमेंट एक्सपेंस नहीं लिया आपने, मतलब नॉर्मल एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन, वही सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आइए बेटा, तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है बच्चे? लिखें, कई बारी आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होगा। लिखें जरा यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा बेटा कभी। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उत्कर्ष जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है आपको? ठीक है बेटा। कौन सा स्कूल है आपका? केसी गुरुकुल। ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लिखे बेटा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। और अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है वही आपकी क्या बन जाएगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ बेटा? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, आप एग्जाम्पशन लिखे मेरे साथ, एक नोट लिखे। इफ डेटा ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, if data of opening capital employed and closing capital employed is not given in question, if data of opening capital employed and closing capital employed is not given in the question, then given capital employed, then given capital employed will be assumed as, then given capital employed will be assumed as average capital employed. Then given capital employed will be assumed as average capital employed. Clarity है बेटा? Is that clear? Got it? ठीक है। चलिए बच्चे, अब क्योंकि मेरे को 5-10 मिनट मेरे को तीनों बच्चों के साथ बात करनी है, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेक इट फर्दर। फिर मेरे को 10 मिनट की ब्रेक चाहिए। अयान जी, रेस्ट आर फ्री टू लीव। निर्जरा बेटा कोशिश यस करिए सर। प्लीज, शाम वाली क्लास ऑफलाइन लगाइए बेटा। सर मैं देखती हूँ। हाँ प्लीज ट्राई करिए, बिकॉज सी एफ एस है बेटा, उसके लिए आइए मेरे पास। ये चाहे रिवीजन सीरीज आप ऑनलाइन ही लगाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीएफएस के लिए ऑफलाइन आओ बेटा। ठीक है, चलिए। रिति आप रुकेंगे बेटा? नो मोर क्वेश्चंस, बोलो। बाद में बात करते हैं बेटा। बेटा प्लीज रेस्ट आर फ्री टू लीव। नीचे जाएं, अभी 2 मिनट नीचे जाएं, ऊपर क्लास चल रही 11th की। अयान आगे आ जाओ। ओके थैंक यू बेटा। सर। बेटा हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज प्लीज कल तक फीस क्लियर करवा दीजिए बेटा। अयान बैठ बेटा, रेस्ट आर फ्री टू लीव। पूछिए बेटा।
दैट इज जस्ट फॉर अकाउंट्स बच्चे।